Assalamu alaikum students, I hope you guys are doing well. Okay, this is Muhammad Abdullah. We already had started the chapter number 1 in the last class. So we are moving forward from the last topic today's onwards inshallah. Okay, first acknowledge me who is there in the class right now. Aiza, Tanzil, are you there? Just mark your present by raising your hand. Okay, Alhamdulillah, I'm good. Sunaina, how are you? Aiza, okay. Anyone else who already joined the class? Just mark your present and we'll move to the topic. Sunaina, Rumesa Khan, Rumesa, Wahid, are you there? You guys were not there in the previous classes. Why? Can I ask the reason? If you want to acknowledge me. Aiza, I guess you were not there. Wahid, you were not there, and Rumesa, you were not there. Sunaina, you are the previous one. Okay, I do remember you. Okay, Aiza and Rumesa are there. Okay, now we are moving to the topic. Okay, we already had started the chapter number 1 in the last class. Sunaina, can you please remind me what was the name of the chapter, if you remember? Sunaina, you were there in the last class? Alhamdulillah, I'm good. Beta, Wahid, how are you? Fundamentals of computer. Okay, very good. Sunaina, we already had started the fundamentals of computer. इसका मैंने एक आसान सा आपको मतलब बताया था कि what is the meaning of the word fundamentals. It is what? The basics of computer. हम इस चैप्टर में कंप्यूटर की बेसिक्स पढ़ने वाले थे और हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था. फंडामेंटल्स का मतलब क्या है भाई? बेसिक्स से मुराद क्या है कि कंप्यूटर कब बना, किसने बनाया, पहले कैसा था, अब कैसा था, क्या मॉडिफिकेशंस आ गई, क्या चेंजेस आ गई और उसमें कौन कौन सी बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जिसके बिहाफ पे कंप्यूटर वर्क कर रहा है और कंप्यूटर होता क्या है बेसिकली. ये तमाम बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी और उसी को थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हुए आगे बढ़ेंगे हम. ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स का छोटा सा रिव्यू लेंगे ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए, जो लोग एब्सेंट थे उनको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए कि भाई हम कहाँ थे और अब कहाँ मूव करने वाले हैं. ठीक है, तो हमने बेसिक स्टार्ट लिया था कंप्यूटर की डेफिनेशन से. ठीक है, उसके बाद हमने मूव कर दिया था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. एवोल्यूशन का मतलब क्या था कि भाई कंप्यूटर को कैसे एवेल्यूएट किया गया कि भाई पहले कैसे कंप्यूटर हुआ करते थे पहले दौर में, अब कैसे कंप्यूटर होगा, तो उस पर थोड़ा सी एक नज़र डालते हुए चलते हैं. ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर वाज द नेम ऑफ द चैप्टर. ओके, इंट्रोडक्शन हमने इसका ले लिया था, इसकी डेफिनेशन देख ली थी. एवोल्यूशन में हमने क्या देखा था कि भाई कितनी तरह के कंप्यूटर्स मौजूद हैं और कैसे एवेल्यूएट हुए, वो कैसे अब तक पहुँचे. तो भाई इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक्नॉलेज किया था कि कंप्यूटर के अब तक 3 एराज डेवलप हो चुके हैं, जिसमें से पहला एरा कौन सा था? मैकेनिकल एरा. द सेकंड वन इज़ दी इलेक्ट्रोमैकेनिकल वन एंड द थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक एरा. ठीक है, अब इन तीनों में मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया था बेसिक कि भाई जो पहले मैकेनिकल एराज थे उनमें जो कंप्यूटर थे उसमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती थी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट ही नहीं हुई थी, सोर्स ही नहीं थे वहाँ पर. तो उस वक्त सारे कंप्यूटर मैकेनिकली वर्क करते थे, मतलब बाय हैंड हम वर्किंग करते थे. ठीक है, तो उसमें जो हमने मेजर इन्वेंशन देखी थी मैकेनिकल एरा की, जो मेजर इन्वेंशन थी वो क्या क्या थी? पहली थी अबाकस. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कंप्यूटर उसके बाद आया अबाकस के बाद दैट वाज द नेपियर बोन्स, राइट. एंड आफ्टर दैट द थर्ड वन इज स्लाइड रूल. ठीक है जी, 3 कंप्यूटर हो गए. नंबर 4 that is Pascaline. Number 5 that is Leibniz calculator, right. And the number 6 is Babbage difference and analytical engine. Who invented this one? Charles Babbage. Got it now? तो ये 6 कंप्यूटर जो हैं पहले एरा में, जिसको डार्क एज भी कहा जाता था, उसमें इन्वेंट हुए थे. तो ये हमारा थोड़ा सा रिव्यू था पिछली क्लास का. इसके बाद हमने एक और एरा देखा था, इसके बाद सेकंड एरा पे हम स्विच हुए थे जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल वन. इलेक्ट्रोमैकेनिकल वन इट मीन्स दैट कि भाई इस एरा में टोटली कंप्यूटर मैकेनिकली वर्कआउट नहीं कर रहे थे, इसमें जो कंप्यूटर्स थे उसमें इलेक्ट्रिक सोर्स भी ऐड हो गई थी. तो इसलिए इसका नाम क्या रखा था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल. और इसको सेकेंड नंबर पर कैटर किया जा रहा था, इसलिए इसकी एज का क्या नाम था? पहली एज डार्क एज, इसलिए इसका नाम क्या रखा? मिडिल एज रखा. क्या नाम रखा? मिडिल एज, राइट. अच्छा, मिडिल एज में जो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ वो एक ही कंप्यूटर था मिडिल एज का. इसके बारे में बात कर लेते हैं. भाई दैट इज द सेकंड एरा, दैट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, राइट, जिसको मिडिल एज का नाम भी दिया हमने. अब इसकी जो इन्वेंशन थी उसकी एक ही इन्वेंशन थी, दैट इज व्हाट? टैबुलेटिंग मशीन. हरमैन ऑलेट ने इसको बनाया था और ये टैबुलेटिंग मशीन कहलाती थी. इट इज समहाउ लाइक अ टाइपराइटर. गॉट इट ना. अच्छा, इसके बाद हमने, ये हमारे लास्ट क्लास तक का टॉपिक था जो हमने कवर किया था. अब हम थर्ड एरा पे मूव करने जा रहे हैं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन एज द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. और हमारी आजकल की जनरेशन में ये यूज़ हो रहा है तो इसलिए हमारे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसको समझना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा फोकस करके और से टाइम लगा के समझेंगे. ठीक है, नो नीड टू वरी फॉर दैट. अच्छा, द थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक एरा. अब जो तीसरे एरा पे हम स्विच कर गए हैं, दैट नेम इज़ इलेक्ट्रॉनिक एरा. इलेक्ट्रॉनिक एरा का मतलब क्या है? ये वो एरा है, ये वो दौर है जिसमें टोटली कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली वर्कआउट कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिकली वर्कआउट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट
भाई इलेक्ट्रॉनिकली वर्कआउट करें मतलब पूरी इलेक्ट्रिक सोर्स पे इलेक्ट्रॉनिक पावर्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस एरा में जो है ना कंप्यूटर्स डिवाइसेस इन्वेंट नहीं हुई, इसमें जनरेशन्स आती रहीं, इसमें मॉडिफिकेशंस होती रही, टेक्नोलॉजी वाइज जनरेशन्स इन्वेंट होती रही, नई नई जनरेशन्स आती रही। अच्छा, अब जनरेशन में और एरा में क्या फ़र्क है भाई? अगर हम आसान अल्फाज में बात करें ना तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 ईयर्स का जो जैसे हम कहते हैं भाई हमारी क्या होती है आजकल सदी होती है, एक सदी 100 साल की, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भाई एक एरा है, ये सदी क्या है, एक एरा है 100 साल। अब उसमें टेक्नोलॉजी वाइज हम चंक्स बना दें टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल 20 साल एक जनरेशन चली, 10 साल एक जनरेशन चली, फिर 20 साल एक जनरेशन चली। तो ये जो हमने चंक्स डिवाइड कर दिए ना, ये हम जनरेशन और किसके यहाँ पे, टेक्नोलॉजी वाइज पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज। अच्छा, अब इस तीसरे एरा के अंदर पहली जनरेशन जो थी टेक्नोलॉजी वाइज उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम रखा था वैक्यूम ट्यूब। दिस इज द वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, इसका नाम वैक्यूम ट्यूब क्यों रखा? व्हाट इज द रीजन राइट देयर टू कॉल इट वैक्यूम ट्यूब? क्योंकि इसमें जो मेजर टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए जो मेजर टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड थी, जिसकी ज़रूरत थी हमें, वो वैक्यूम ट्यूब थी। उस टेक्नोलॉजी का नाम वैक्यूम ट्यूब था, इसलिए इस जनरेशन को भी वैक्यूम ट्यूब के नाम से कॉल आउट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा वाहिद, कोई सवाल है आपका? अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन का मसला हो रहा है, कोई इशू नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर है आपको मिल जाएंगे। जितनी क्लास लाइव ले सक रहे हो, ठीक है, इंटरैक्टिव रहोगे ना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। जितना इंटरैक्टिव रहोगे, क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है दोबारा कनेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, लेकिन क्लास ना छोड़ो, ठीक है जी भाई। ओके, कंटिन्यू। अच्छा, ये जो पहली जनरेशन थी जिसको वैक्यूम ट्यूब का नाम दिया गया था, ये इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था भाई? ये कितने अरसे चली, ये कितने अरसे जो है वो कायम रही, ठीक है, कितने अरसे इसके कंप्यूटर यूज़ होते रहे वैक्यूम ट्यूब्स के कंप्यूटर। तो भाई इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 1940 टिल 1956। इट मीन्स डैट भाई कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है 1940 टिल 56, इट मीन्स ऑलमोस्ट 16 ईयर्स, और इट ना ऑलमोस्ट 16 ईयर्स ये पहली जनरेशन्स जो है वो कायम रही। और इस जनरेशन के जो वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी यूज़ करके कंप्यूटर बनाए गए थे वो सो ऑन चलते रहे। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं। बेस्ड ऑन द वैक्यूम ट्यूब, ये पहली जनरेशन जो थी ये वैक्यूम ट्यूब पे बेस करती थी। इट मीन्स इसकी मेजर टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, दैट इज व्हाट, वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज वेरी लार्ज इन साइज, ये कंप्यूटर बहुत लार्ज होते थे। रीजन इज व्हाट भाई, वैक्यूम ट्यूब जो है साइज में यूज होती थी। ऑब्वियसली जब वैक्यूम ट्यूब साइज में यूज है और वो यूज हो रही है किसके अंदर भाई, उस कंप्यूटर्स में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ऑब्वियसली कंप्यूटर का साइज भी यूज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉमन सी बात है। इसके बाद क्या करें, दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड मशीन लैंग्वेज। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज़ हुए उनकी जो कॉमन लैंग्वेज थी जिसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहे थे हम, जिससे कम्युनिकेट कर रहे थे, उस लैंग्वेज का नाम क्या था, मशीन लैंग्वेज। क्या नाम था, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन वंस एंड जीरोज एंड वन, जिसको बाइनरी नंबर भी यूजुअली हम कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड एज द प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज ऑब्वियसली जब हम कोई कमांड देते थे वो कमांड स्टोर करके फिर हमें रिस्पॉन्स करती थी, तो उसमें जो स्टोरेज डिवाइस थी दैट इज वॉज मैग्नेटिक ड्रम। अच्छा, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज डिवाइस मीडियम एंड द पंच कार्ड फॉर द इनपुट। अच्छा, प्राइमरी जो इंटरनल स्टोरेज थी वो मैग्नेटिक ड्रम थी और पंच कार्ड फॉर इनपुट। इनपुट के लिए जो हम यूज़ करते थे टेक्नोलॉजी, वहाँ पे जो डिवाइस यूज़ करते थे दैट इज व्हाट, ओके सुनाना, वेरी गुड। मशीन लैंग्वेज ऑल्सो काउंट एज द बाइनरी लैंग्वेज, वेरी गुड, ओके। इनपुट। अच्छा, इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर 2 में। ये चैप्टर 2 का मेजर टॉपिक है, राइट। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसको सिर्फ आप इतना इंट्रोडक्शन लेते हुए चलो कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते थे, ठीक है। Computers of this generation were primarily used for scientific and research purpose. ये कंप्यूटर यूजुअली साइंटिफिक और रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे, राइट। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर्स एंड कैलकुलेटर्स, इसकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ इसकी एग्जांपल्स है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। उस जनरेशन में जो कंप्यूटर बने उसकी जो बेसिक एग्जांपल्स हैं उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये अभी हम आगे कंपैरिजन टेबल में भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है। आपको इसके बारे में फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पर ये जो चीज़ें दो चार हमने ध्यान में रखनी है क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ है भाई, फॉर एग्जांपल पहले इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई थी। यस, हु इज़ गोइंग टू टेल मी। बोर्ड छोड़ दीजिए थोड़ी देर, प्रोजेक्टर छोड़ दीजिए, मुझे बताइए जल्दी से। अभी हमने पढ़ा इसमें कोई एनीवन, कौन सी हमारी लैंग्वेज यूज़ हुई थी इसके अंदर, दैट नेम्ड इज एनीवन क्विकली, मशीन लैंग्वेज। ओके आइजा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए इसमें प्राइमरी इनपुट डिवाइस, सॉरी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी, इसमें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी यूज़ हुई थी क्विकली। मोहम्मद अयान बाइनरी, वेरी गुड। मुझे अब स्टोरेज डिवाइस का बताइए जल्दी से।
मैग्नेटिक ड्रम, ओके वेरी गुड। अच्छा अब मुझे तीसरा सवाल का जवाब दीजिए कि इस जनरेशन की मेजर टेक्नोलॉजी कौन सी थी, कौन सी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे ये वर्कआउट कर रहा था, उसका नाम क्या था, मेजर टेक्नोलॉजी? क्विकली रोमेसा वैक्यूम ट्यूब, ओके वेरी गुड, दैट्स गुड। अच्छा लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि भाई इसका टाइम ड्यूरेशन कितना था, ये कितने अरसे कायम रही, कब से कब तक कायम रही, और कब से कब तक रही वो तो टाइम ड्यूरेशन हो गया, कितने साल का अरसा बनता है वो, ये दोनों बातें मुझे बतानी है क्विकली। 16 ईयर्स, ओके फातिमा वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, ओके इट मीन्स दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स राइट, समझ आ रही है सबको बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा अब हमें सेकंड जनरेशन पे स्विच करना चाहिए। अब सेकंड जनरेशन पे स्विच करने से पहले मैं ये बताता चलूँ आपको कि भाई ज़रूरत क्या पड़ी कि सेकंड जनरेशन बनानी पड़ी, ठीक है। ज़रूरत क्या पड़ी भाई, ये कंप्यूटर अभी हमने देखा कि साइज़ में बहुत यूज थे, क्या बोला उन्होंने, दे आर वेरी लार्ज इन साइज, भाई साइज़ में लार्ज थे, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रही थी इतनी बड़ी बड़ी, ओल्ड लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, ओल्ड मैग्नेटिक स्टोरेज यूज़ हो रही थी, ऑब्वियसली मॉडिफाई करना पड़ता है। द रीज़न इज़ व्हाट, कंप्यूटर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, और ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए, जिसकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो हमने फिर सेकेंड जनरेशन की तरफ स्विच करा, और उस सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था दैट इज़ व्हाट 1956 टिल 1963। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चली, 1956 टिल 1963। कितने कितने ईयर्स बनते हैं ऑलमोस्ट, एनीवन? दैट्स वाई दी सेकेंड जनरेशन पीरियड, ओके वाई, वेरी गुड। वाई मुझे पहला वाला आपका आंसर नहीं मिला, दैट्स वाई से मिला है, कैन यू प्लीज़ कंप्लीट इट? 7 फातिमा, ओके वेरी गुड, दिस वाज ऑलमोस्ट 7 ईयर टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये 7 साल सेकेंड जनरेशन चली, पर ये ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी कि ये पहली से अच्छी हो गई, पहली जनरेशन को इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स व्हाट, दिस इज द ट्रांजिस्टर, ये जो है ये इसको ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। भाई ये ट्रांजिस्टर आप यूजुअली आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगे हुए देख रहे होगे, ठीक है, हर जगह ये आपको ट्रांजिस्टर्स मिलेंगे। अच्छा तो ये सेकंड जनरेशन जो थी हमारी कंप्यूटर्स की, उसमें जो हमें मेन बेनिफिट मिला वो क्या मिला कि भाई हमने वैक्यूम ट्यूब्स जो होती थी भाई इतनी बड़ी बड़ी साइज़ में यूज हुआ करती थी, उनको हमने ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। तो आपके अकॉर्डिंगली सबसे पहला बेनिफिट क्या मिला होगा हमें वहाँ, सबसे पहले वो बेनिफिट डिस्कस करिए, फिर हम आगे उसको पढ़ते हैं ज़्यादा। ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करने से, सॉरी वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करने से पहला बेनिफिट क्या मिला हमें, एनीवन? मोहम्मद अयान, अबीर, वेरी गुड। एक तो स्पेस कम हो गया, ठीक है, पहली चीज़ क्या कि भाई साइज़ में जो यूज था वो स्मॉल हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आगे के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं भाई, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि भाई ट्रांजिस्टर यूज़ करने से साइज़ रिड्यूस हुआ कंप्यूटर्स का, ठीक है, फास्ट इन स्पीड, लेस स्पेस, वेरी गुड अयान, ओके। अच्छा जी आगे क्या कह रहे हैं, स्मॉलर हो गए, फास्टर हो गए, चीपर हो गए एंड मोर एफिशिएंट हो गए। वही जो भी हमने पीछे बातें की थी कि भाई सेकंड जनरेशन पे क्यों मूव करें, ताकि हमारे कंप्यूटर एफिशिएंट हो जाए, साइज़ में छोटे हो जाएं थोड़े से, ठीक है, इसलिए हमने जनरेशन्स को इन्वेंट करना पड़ता है और उसकी तरफ स्विच करना पड़ता है। तो वही सारी बातें बता रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स यूज़ करने से क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर्स स्मॉलर हो गए, पहला बेनिफिट मिला। दूसरा बेनिफिट क्या मिला, फास्ट हो गए, ठीक है। जब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह वैक्यूम ट्यूब स्लो वर्क करती है, ट्रांजिस्टर्स क्विक वर्क करते हैं, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, दूसरा बेनिफिट क्या मिला, फास्ट हो गया। तीसरा बेनिफिट चीपर, वैक्यूम ट्यूब जब साइज में यूज थी कॉस्ट भी ज़्यादा थी उनकी, राइट, जब कॉस्ट ज़्यादा थी ट्रांजिस्टर्स की कॉस्ट रिड्यूस थी, ट्रांजिस्टर बहुत मिनिमल कॉस्ट में आ जाते थे, तो इसलिए क्या हुआ, तीसरा बेनिफिट क्या मिला, कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई और मोर एफिशिएंट हो गए, जो वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी ना, एक तो वो साइज में यूज होती थी और दूसरी वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती थी, हीटअप होने की वजह से एक्सप्लोड हो जाती थी, जिस वजह से हमें बहुत नुकसान भी होता था, ठीक है। तो जिस वजह से हमने ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया और हमारे कंप्यूटर एफिशिएंट हो गए, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज एंड अ हाई लेवल लैंग्वेज जिसको फोर्टिन वर इंट्रोड्यूस, फोर्टिन कहा जाता है, ये इंट्रोड्यूस हुई इस जनरेशन में आके। कौन सी लैंग्वेज पहली जनरेशन में क्या थी, कौन सी लैंग्वेज थी पहली जनरेशन में, जल्दी से बताएंगे, क्विकली, बाइनरी, वेरी गुड सुनैना, बाइनरी। अच्छा इसके बाद हमने क्या किया, दूसरी जनरेशन में आके लैंग्वेज भी हमारी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई, हमने दूसरी लैंग्वेज पे स्विच हो गए, दैट इज व्हाट असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल फोर्टिन, ठीक है। अच्छा ये जो लैंग्वेजेस थी इनको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, सॉरी कौन सी लैंग्वेज को इससे रिप्लेस कर दिया, बाइनरी लैंग्वेज को, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड एज द प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज। अब जो प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज थी कौन सी थी, जल्दी से बताएंगे, उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, मैग्नेटिक कोर से उसको, मतलब हमारी जो स्टोरेज डिवाइस थी उसको भी हमने इम्प्रूव कर दिया,
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं, पंच कार्ड वर यूज एज एन इनपुट। अब पीछे जो हम पंच कार्ड यूज कर रहे थे वो इनपुट के, हम कौन से अभी देख लेते हैं। अच्छा, पीछे जो हम पंच कार्ड यूज़ कर रहे थे, ये मैग्नेटिक ड्रम जो यूज़ कर रहे थे वो प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद हमने पंच कार्ड जो यूज़ किए थे वो इनपुट के लिए किए थे। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें, यहाँ पे कंपैरेटिवली देखें तो पंच कार्ड वो यूज एज इनपुट के लिए पंच कार्ड अभी भी सेम ही है। इनपुट देने के लिए जो हम इनपुट डिवाइस, जो स्टोरेज डिवाइस यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, पंच कार्ड। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं, बैच प्रोसेसिंग। सेकंड जनरेशन में क्या बैच प्रोसेसिंग इन द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी बैच प्रोसेसिंग था, ये भी मल्टी प्रोग्रामिंग था। इट मीन्स व्हाट, कि बैच प्रोसेसिंग तो है, मल्टी प्रोग्रामिंग तो। अब मैंने कहा भाई इसका जो है डिटेल डिस्कशन हमने कहाँ करना है, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है। अच्छा, सुना है ना, ये सारी लैंग्वेजेस का जो हमने डिटेल डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 1 के ही थोड़ा सा भी आगे आएंगे, लैंग्वेजेस आने वाली है, वहाँ मज़ा आएगा इसके बात करने में। ठीक है। इसी चैप्टर में थोड़ा सा हम आगे चलेंगे ना, तो हमारे पास लैंग्वेज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हाई लेवल कौन सी होती है, लो लेवल का, फिर वहाँ हाई लेवल की टाइप में 40 बेसिक्स वगैरह लैंग्वेज, तो फिर वहाँ हम इसको डिटेल डिस्कशन लेके चलेंगे। ठीक है। अभी मैं बताऊँगा, आप भूल जाओगे। सही है। ओके। पंच कार्ड वो यूज्ड फॉर द इनपुट, बैच प्रोसेसिंग एंड द मल्टी प्रोग्रामिंग। ये तो हमने बात देख ली कि वहाँ पे भी बैच प्रोसेसिंग था, यहाँ पे भी बैच प्रोसेसिंग है। इट मीन्स दैट कि भाई बैच प्रोसेसिंग तो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। बैच प्रोसेसिंग कौन सा सिस्टम होता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भाई, जो कि मैं एक कॉमन वर्ड में बताता चलूँ, जो कि ग्रुप्स की फॉर्म में टास्क एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है। वो उसका डिटेल डिस्कशन चैप्टर 2 में करना है, उसको वहाँ कंटिन्यू करेंगे। These computers were mainly used for commercial production, scientific and the engineering analysis and designs. Usually scientific research के लिए, engineering designs के लिए ये computers को use किया जाता था, जो कि सेकेंड जनरेशन में इन्वेंट हुए थे। ठीक है। अच्छा, अब कंपैरिजन लेते हुए चलते हैं, साथ साथ टाइम है हमारे पास, कंपैरिजन लेते हुए चलते हैं। मुझे बताएंगे आप जल्दी से, नहीं बेटा वाहिद, पाइथन इज़ लाइक डिफरेंट, पाइथन अलग है, फॉर्टेन लैंग्वेज अलग है, बाकी इनमें डिफरेंस है, अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। पहला कंपैरिजन मुझे ये बताइए कि पहली जनरेशन जो थी और उसके अकॉर्डिंगली दूसरी जनरेशन की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड में कितना फ़र्क आया। पहली जनरेशन 16 ईयर्स तक आई गेस चली थी, सेकेंड जनरेशन कितने ड्यूरेशन तक चली। रोमैसा फातिमा 9 ईयर्स, आर यू श्योर, आर यू कंफर्म अबाउट इट रोमैसा? इट्स 9 ईयर्स, 97 ईयर्स, नो, कैन यू प्लीज काउंट इट, कैन यू प्लीज subtract 1956 फ्रॉम 1963, 63 में से 56 माइनस करिए, कितने बचेंगे? दीज ओनली 7 ईयर्स, वेरी गुड। मोहम्मद अयान, फातिमा, आज़िब, बहुत ज़बरदस्त, आशिर, 7 साल, कितने साल? 7 साल तक ये जनरेशन कायम रही। ठीक है। पहला फ़र्क तो हमने देखा। दूसरा फ़र्क देखा, उसमें जो मेजर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी आई गेस वो वैक्यूम ट्यूब थी। इसकी मेजर टेक्नोलॉजी कौन सी है जो इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी? मेजर टेक्नोलॉजी, उसका नाम क्या था? ट्रांजिस्टर्स, वेरी गुड। तीसरा जो हमने डिफरेंस देखा दोनों के अंदर, उसमें जो स्टोरेज डिवाइस यूज़ हुई थी, उसमें जो स्टोरेज डिवाइस, उसके कंपैरेटिवली इसमें कौन सी स्टोरेज डिवाइस आ गई? जल्दी से बताएंगे कंपैरेटिवली। मैग्नेटिक कोर, वेरी गुड आयशा, मैग्नेटिक कोर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कन्फ्यूजन, कोई इशू यहाँ तक, कोई सवाल है तो कर लो, फिर थर्ड जनरेशन पे स्विच करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताते चलो कि अगर आपसे भाई सवाल कर लें कि भाई टू मूव ऑन द सेकंड जनरेशन विच बेनिफिट वी गॉट, हमारे कौन कौन से बेनिफिट मिले, कौन कौन से फ़ायदे मिले इससे, तो भाई क्या बताओगे आप? क्या इंप्रूव हो गई हमारी? एक तो एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, और स्पीड इंप्रूव हो गई, और इसके अलावा मोहम्मद अयान, वेरी गुड, और इसके अलावा क्या हुआ था? सेकेंड जनरेशन पर स्विच करने से और क्या फ़ायदा मिला हमें? स्मॉलर, चीपर, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। तो ये सारे हमें वॉइस इज टू लो, मास, कैन यू प्लीज रीज्वाइन द क्लास, ताकि आवाज़, बाकी सबको आवाज़ क्लियर आ रही है बच्चों? ओके, वेरी गुड। मास आप रीज्वाइन कर लो, आवाज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, वी आर मूविंग टू द थर्ड वन। अच्छा, अब मुझे बताएंगे आपके इस थर्ड पे मूव करने की वजह क्या पड़ी कि भाई हमने थर्ड जनरेशन, वही बात, एफिशिएंसी मजीद इंप्रूव हो जाए, साइज़ मजीद रिड्यूस हो जाए। ठीक है। हमें जितने ज़्यादा बेनिफिट मिलते रहेंगे, हमारी चीज़ उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होती जाएगी, तो इसलिए हमने थर्ड जनरेशन पे स्विच करने का सोचा। अच्छा, बेसिक जो इसके ऊपर थर्ड जनरेशन पे आने की वजह थी ना, वो मैं आपको बताता चलूँ। स्टिल सेकंड जनरेशन तक जो कंप्यूटर्स थे ना, वो हीटअप हो रहे थे। हीटअप का मतलब क्या है भाई? उसको जितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जा रही थी, इलेक्ट्रिक सोर्स प्रोवाइड की जा रही थी, उस हिसाब से वो हीटअप हो रहे थे। हीटअप होने की वजह से ट्रांजिस्टर्स भी एक्सप्लोड हो जाते थे।
जिसकी वजह से कॉस्ट में अभी भी हमें थोड़ी सी कह सकते हैं कि कॉस्ट अभी भी वहीं ज़्यादा लग रही थी, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारे जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे एफिशिएंट तो थे फर्स्ट के कंपैरेटिवली, बट अभी भी थोड़े से कॉस्ट में ज़्यादा थे, साइज में तो रिड्यूस हो गए थे। तो हमने उस हीटअप वाले इशू को रिजॉल्व करने के लिए, बेटा रीज्वाइन कर लो फातिमा, नेटवर्क इशू हो रहा है तो। अच्छा क्या 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 बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे कि हमने जब सेकंड जनरेशन पे मूव किया तो हमें काफ़ी इश्यूज तो रिजॉल्व हो गए, बट अभी भी एक स्टिल क्या इशू आ रहा था कि हमारे पास कंप्यूटर हीटअप हो रहे थे और हीटअप होने की वजह से क्या ट्रांजिस्टर एक्सप्लोड हो जाते थे, जो हमारा मेजर फॉल्ट था। इसको हमने इसके ऊपर ओवरकम करने के लिए, इसको रिकवर करने के लिए हमने क्या करा, हमने थर्ड जनरेशन में आईसीज यूज़ करी। थर्ड जनरेशन पे जब हम स्विच करें तो हमने वहाँ आईसी यूज़ करी। आईसी की मदद से क्या हुआ, हमारी जो थी एफिशिएंसी और स्पीड इंप्रूव हो गई, क्योंकि ये कंप्यूटर आईसी में बेसिकली सिलिकॉन चिप्स यूज़ होती हैं जो कि हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, हीट एब्जॉर्बिंग चिप्स कहा जाता है इनको, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि उनसे हमारी हीट वाला इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए चलें बेसिक से। थर्ड जनरेशन जो थी हमारी, उसका जो टाइम ड्यूरेशन था दैट इज़ 1964 से लेके कब तक था, 1971 तक। इट मीन्स दैट भाई, एक मिनट दीजिएगा मुझे, अच्छा चलें, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग क्या बात कर रहे थे भाई, टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे थे कि ये थर्ड जनरेशन वाज अराउंड 1964 टिल 1971, ठीक है। अब मुझे बताएं ज़रा काउंट करके रुमैसा कितने बनते हैं। इट्स ऑलमोस्ट अगेन 7 ईयर्स, राइट, अगेन 7 ईयर। थर्ड जनरेशन का भी जो टाइम पीरियड था वो भी ऑलमोस्ट कितना था, 7 ईयर्स। थर्ड जनरेशन भी 7 साल तक चली, 7 साल तक यूज़ हुए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स भी, ठीक है। अच्छा, ये कायम रही, उस वक्त तक इस पर वर्किंग होती रही। अच्छा, अब इसकी जो मेजर टेक्नोलॉजी जो थी, अभी पीछे हम मेजर टेक्नोलॉजी देखते हुए, पहली की वैक्यूम ट्यूब, दूसरी की ट्रांजिस्टर्स, तीसरी की कौन सी देखी अब हमने, यूजेस ऑफ आईसीज फर्दर डिक्रीज द साइज ऑफ द कंप्यूटर एंड इंक्रीज द स्पीड एंड द एफिशिएंसी। हमने आईसीज यूज़ कर ली। आईसीज व्हाट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वेरी गुड मोहम्मद अयान, वेरी गुड, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे थर्ड जनरेशन में आके। इसका जो मेजर हमें बेनिफिट मिला ना, वो क्या मिला, पहला मेजर बेनिफिट तो साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया और मजीद रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज द स्पीड एंड द एफिशिएंसी इंक्रीज हुई और स्पीड इंक्रीज हुई साथ साथ। आई यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। यही चीज़ें पहले भी इंप्रूव, अब मजीद और इंप्रूव हो गई, इसके बाद लेस एक्सपेंसिव। वो जो मैं इशू बता रहा था आपको कि अभी भी एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स क्या होते थे, एक्सप्लोड हो जाते थे, इसकी वजह से हमारा एक्सपेंस अभी भी आ रहा था। अभी लेस एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि इसको हमने ट्रांजिस्टर्स को सिलिकॉन चिप पे यूज़ कर लिया, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज द पास्कल एंड द कोबोल, हाई लेवल सच एज द पास्कल एंड द कोबोल। इन लैंग्वेजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी सब आपने नाम याद रखना। अब लैंग्वेजेस भी इंप्रूव हो गई। सबसे पहले कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज। उसके बाद दूसरी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी हमने, फॉर्टन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ऐसे ही था। अच्छा, अब थर्ड जनरेशन में हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना शुरू हो गया, पास्कल और कोबोल, ठीक है। हमने लैंग्वेजेस भी क्या कर ली, इंप्रूव कर ली। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं भाई, वर यूज कीबोर्ड एज इनपुट एंड मॉनिटर एज आउटपुट। अब पीछे जो इनपुट थी वो पंच कार्ड्स थे, ऐसे ही था, अभी तक पंच कार्ड यूज हो रहे थे इनपुट के लिए, पीछे की 2 जनरेशन तक। थर्ड जनरेशन में आके इनपुट के लिए कीबोर्ड यूज होना शुरू हो गया, ठीक है। इनपुट डिवाइस एज अ कीबोर्ड यूज होना और आउटपुट डिवाइस एज मॉनिटर यूज होना शुरू हो गया। दैट इज़ द मेजर बेनिफिट वी हैव, ठीक है। तीसरी जनरेशन में आके जो हमें मेजर बेनिफिट मिला कि भाई हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, हमें फ़ायदा क्या मिला, हमारी स्मूथ इनपुट और आउटपुट देना शुरू हो गया हम लोग, ये हमें कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई हमारी यहाँ पे आके। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, एज आउटपुट ऑल्सो ईज द यूज ऑफ द कंप्यूटर। इन दोनों ने आके कंप्यूटर को यूज़ करना बहुत आसान कर दिया, जैसे कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि एफिशिएंसी हमारी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। इन व्हाट सेंस इंप्रूव हो गई कि भाई पहले पंच कार्ड से इनपुट देना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता था, थोड़ा मुश्किल होता था। तो कंपैरेटिवली अगर हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं, तो आजकल आप यूज़ कर रहे हैं सब कीबोर्ड, दैट इज मच ईजियर देन दैट वन, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे थे, टाइम शेयरिंग एंड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। अब ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं भाई, इसका भी डिटेल डिस्कशन चैप्टर नंबर 2 बेस ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहा है।
हमने शुरू में इंट्रोडक्शन लिया था। चैप्टर नंबर 2 जो बेस कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे कर रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पहले अभी हमने पिछला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा देखा, बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी कौन सा देख रहे हैं, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे हमने डिटेल डिस्कशन करने कहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि थर्ड जनरेशन में आके कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होना शुरू हो गया था, टाइम शेयरिंग एंड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। The use of the computers were extended to the database management and automatic industries. पहले साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में यूज़ हो रहे थे वो कंप्यूटर, अब जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होना शुरू हो गया, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो गया कंप्यूटर, काफ़ी ज़्यादा इससे हमें फ़ायदा और मिलना शुरू हो गया। अच्छा मास बेटा, नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर इंशाल्लाह आपको आजकल में 1-2 दिन में हम लोग बस फाइनलाइज कर रहे हैं, आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन की। ये तो हमारी जो लिखी हुई बातें थी हमने उनको समझ लिया। अब कंपैरिजन की बात करते हैं। भाई आपको क्या समझ आया, पहली सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का कंपैरिजन। भाई वो कितने ईयर्स तक थी कायम, ये कितने ईयर्स तक कायम है, पहला कंपैरिजन क्विकली। 16 ईयर्स आसिर, नो बेटा, 71 माइनस 64, 7 ईयर्स, वेरी गुड रमेशा, 7 ईयर्स अयान, ओके। पहला कंपैरिजन हमने क्या देखा भाई कि वो भी 7 साल तक कायम रही, ये भी। अच्छा उसकी मेजर टेक्नोलॉजी क्या थी सेकंड जनरेशन की, दैट वाज ट्रांजिस्टर्स। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें, इसकी मेजर टेक्नोलॉजी क्या है आपके पास, आईसीज, दैट स्टैंड्स फॉर, आईसीज स्टैंड्स फॉर, क्विकली आईसीज स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके मोहम्मद अयान, वेरी गुड। अच्छा सेकेंड जनरेशन में पंच कार्ड्स हमने इनपुट डिवाइसेस ऐसा यूज़ किए थे। इसमें इनपुट डिवाइसेस कौन सी यूज डिवाइस हुई, कौन सी डिवाइस हमने यूज़ करी इनपुट देने के लिए थर्ड जनरेशन में आके, कीबोर्ड्स। और आउटपुट के लिए रोमेसा, वेरी गुड, आउटपुट के लिए मॉनिटर्स, ओके दैट्स वेरी गुड। अच्छा वहाँ पे हमने जो लैंग्वेज यूज़ की थी वो असेंबली लैंग्वेज थी सेकंड जनरेशन में, ठीक है, और फॉर्टन लैंग्वेज थी। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करी हमने, आयशा आतिक, वेरी गुड, मार्क्स, वेरी गुड। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी इंप्रूव होगी, पैस्कल एंड कोबोल, वेरी गुड वेरी गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे बैच प्रोसेसिंग था, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आ गया हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंप्रूव हो गया, क्विकली अभी बताया मैंने, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम, वेरी गुड रमेशा। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स। भाई कंपैरिजन देखते हुए हम इसलिए चल रहे हैं कि हमें फ़र्क पता चले कि भाई पहली जनरेशन में और अब जो जनरेशन आती जा रही है आगे, उनमें क्या मॉडिफिकेशन आ रही है, किस बिहाफ पे आ रही है। थर्ड जनरेशन तक सबको क्लियर है, इज देयर एनी कन्फ्यूजन टिल हियर, एनी क्वेश्चन, नो, ओके वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन में मूव करते हैं हम। अब फोर्थ जनरेशन of the computer, it was around 1971 till present, up till present. It means that 71 में ही इन्वेंट हो गई थी, जैसे ही वो वाइंड अप हुई थर्ड जनरेशन 71 में, उसके बाद हमने इसको इन्वेंट कर लिया था 71 में, अब तक मौजूद है, अब तक मौजूद है, अप टिल प्रेजेंट, मतलब आज भी ये जनरेशन यूज़ होती है, राइट। अच्छा अब ये है क्या जो आजकल यूज़ होती है, हमें तो पता ही नहीं आजकल यूज़ होती है जनरेशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो भाई द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स, हमने फोर्थ जनरेशन में आईसीज को माइक्रो प्रोसेसर से रिप्लेस कर दिया। दीज आर द माइक्रो प्रोसेसर, ये है माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, इस तरह के होते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर सर हमने तो देखे नहीं कहाँ पे होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। भाई हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं ना, जो आजकल हम यूज़ करते हैं, जिनमें सीपीयू होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो कि लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, उनमें ये माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ होती है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन साइज़। कितनी स्मॉल होती है भाई, इट कैन लाई ऑन आवर पाम, हमारी हाथ पे आ जाए, हथेली पे आ जाए, इतनी सी होती है चिप। तो ये अब होल कंप्यूटर बन गया, क्योंकि इतने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे थर्ड जनरेशन तक, जिसमें ट्रांजिस्टर आईसीज यूज़ हुआ करती थी। अब फोर्थ जनरेशन में आके वो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला, साइज़ में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, ठीक है, पीसी के अंदर, वेरी गुड अबीर। अच्छा ये बेसिकली ना माइक्रो प्रोसेसर चिप कहाँ होती हैं, ये सीपीयू के मदरबोर्ड पे पैच हुई हुई होती हैं। सीपीयू में जो आप केस खोलते हो, अंदर मदरबोर्ड होता है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ये माइक्रो प्रोसेसर चिप पैच हुई हुई होती है। तो यूजुअली अगर हम पिछले कंप्यूटर्स की बात करें जो कि कोर्स होते थे और पेंटियम्स होते थे, तो उनमें पावर सप्लाई के राइट साइड पे मदरबोर्ड पे वहाँ पे फ़ैन होता है। आप फ़ैन ओपन करोगे तो फ़ैन के नीचे क्लिप होते हैं, क्लिप के नीचे लगी होती थी, क्लिप के नीचे छोटी सी डिवाइस लगी होती थी जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। कभी आप इसको अभी क्लास के बाद ना गूगल करके भी देखना थोड़ा सा, या फिर खुद से रिसर्च करके भी देखना आपका कंप्यूटर है, ठीक है, तो आपको नजर आएगी माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या होती है। ओके फातिमा, वेरी गुड। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है,
ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है इससे हमें मेजर बेनिफिट्स क्या मिले पहले तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका टाइम ड्यूरेशन जो है भाई वो अप टिल प्रेजेंट मतलब आज भी मौजूद है, आज भी ये यूज़ हो रहे हैं। एज यू नो आपके घरों पे भी यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स, ठीक है। अच्छा, अब बेनिफिट्स क्या मिले? द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वाज रिवोल्यूशनरी व्हिच कॉज्ड द डेवलपमेंट ऑफ फास्टर, लेस एक्सपेंसिव, स्मॉलर एंड द मोर रिलायबल कंप्यूटर्स, ठीक है। मजीद क्या, और साइज छोटा हो गया और एफिशिएंट हो गए, ठीक है। उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, लेस एक्सपेंसिव हो गए। ऑब्वियसली जब वो इतनी सी चिप में सारा कंप्यूटर आ गया और सारी डिवाइसेस, सारी ट्रांजिस्टर आईसीज खत्म हो गई, लेस एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है। ये हमें मेजर बेनिफिट्स मिले। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं, दी यूज सेमी कंडक्टर्स मेमोरीज रैम एंड रोम। इसमें जो मेमोरी स्टोरेज यूज़ होने शुरू हो गई वो रैम और यूज़ होने शुरू हो गई, ठीक है। एज अ मैग्नेटिक स्टोरेज बिकेम पॉपुलर, मोर हाई लेवल लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड लाइक। अब उसमें जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी उसके अलावा भी और हाई लेवल लैंग्वेज इनके लिए यूज़ कर दी, मोर ईजी हाई लेवल लैंग्वेजेस। उनका नाम क्या था? सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ये नाम आपने आज भी सुने होंगे, जावा लैंग्वेज एक्सेट्रा। आज और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो इन कंप्यूटर्स पे यूज़ की जा रही हैं। इससे क्लियर है? और कोई लैंग्वेजेस के नाम पता है आपको जो आप डिस्कस करना चाहें मेरे साथ? अभी मुझे किसी ने पाइथन बोला था पीछे, दैट इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज। किसने बोला था पाइथन? क्विकली बेटा, एनीवन? किसी की कोई और हाई लेवल लैंग्वेज का नाम पता हो इसके अलावा? सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज। यस आसिफ बताइए, आपने बोला था, ओके पाइथन, ओके वेरी गुड। अच्छा, ये जो है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कंपैरिजन में अभी डिटेल में देखना है, मैं आसान अल्फाज में बताता चलूँ। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो यूजर्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए HTML लैंग्वेज, अच्छा HTML इज ऑल्सो द लैंग्वेज, वेरी गुड, हाँ, पर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस उन लैंग्वेजेस को कहते हैं जिनको यूजर्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये लैंग्वेज यूज होना शुरू हो गई। दीज कंप्यूटर्स आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी? मेरे ख्याल से आप अच्छे से बता सकते हैं। आप गेमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं इन कंप्यूटर्स को, ठीक है। अपने वर्क पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, असाइनमेंट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, पढ़ने के लिए भी यूज़ करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी यूज़ हो रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी यूज़ हो रहे हैं, इवन दो अभी मैं जो क्लास दे रहा हूँ उसमें भी यूज़ हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये हर फील्ड में यूज़ होने शुरू हो गए। इतने पॉपुलर थे इसलिए आज तक मौजूद है, आज भी चल रहा है। अच्छा, लाइक स्पेस एप्लीकेशंस, बिजनेस एंड द आर्ट वर्क, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें भी टाइम शेयरिंग था, पीछे रियल टाइम था, इसमें भी टाइम शेयरिंग और रियल टाइम यूज़ होना शुरू हो गया। इज इट क्लियर ना? अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, दिस जनरेशन ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट्स ऑफ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छा, इस जनरेशन की खास बात हमें नज़र आई, इस जनरेशन में GUI इन्वेंट हो गया। GUI, व्हाट इज द GUI? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इस जनरेशन में आके GUI इन्वेंट हो गया। कोई मुझे बता सकता है GUI होता क्या है? किसी ने नाम सुना है GUI का? एनीवन? किसी ने GUI का नाम सुना है आज तक? नो, फातिमा, ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, इसके नाम पे थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ओके, कोई बात नहीं है इधर, अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, एक ऐसा इंटरफेस जिससे हम, इंटरफेस क्या होती है? वो स्क्रीन जिससे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक ऐसा इंटरफेस इन्वेंट हो गया इस जनरेशन में आके जो कि ग्राफिकल है। ग्राफिकल मतलब जिसमें हम कलर्स, पिक्चर्स की मदद से कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कमांड से। थर्ड जनरेशन तक जो हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन करते थे सिर्फ टेक्सचुअल कमांड से, सिर्फ टेक्सचुअल कमांड से इंटरेक्शन कर रहे होते थे और वो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी, काफ़ी बोरिंग होती थी। फोर्थ जनरेशन में आके, ओके मोहम्मद अयान, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, द टाइप ऑफ द यूजर इंटरफेस थ्रू विच द यूजर इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विया विजुअल इंडिकेटर्स। ओके, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड अयान। तो बेसिकली कहने का क्या मकसद है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस इन्वेंट कर दिया इस जनरेशन में आके जिससे यूजर कंप्यूटर से जो इंटरैक्ट करेंगे अब वो ग्राफिकली करेंगे, कलर्स, पिक्चर्स, आइकन्स की मदद से। तो आजकल जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो उसमें आप कैसे यूज़ कर रहे हो? जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्लिक करा, काम हो गया मेरा, देखो भाई क्लिक करा, स्लाइड मूव हो गई, ठीक है। अभी ये देखो क्लिक करा मैंने यहाँ पे, ठीक है, पेन चूज़ करा, अब देखो भाई मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ XYZ, ठीक है। अब मैं क्लिक करके मेरे सारे काम हो रहे हैं भाई। यहाँ पे मैंने इरेजर यूज़ करी, इरेजर यूज़ करी, इज इट क्लियर ना? तो ये पहले ये काम ग्राफिकली नहीं होते थे थर्ड जनरेशन तक, इनके लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनके लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती थी। तो अब ये काम हमारा आसान हो गया, जैसे कि स्मार्टफोन्स, वेरी गुड, ऐसा स्मार्टफोन्स हैं, ग्राफिकल है, टच करते हैं हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर सकें बाय यूजिंग द ग्राफिक्स। इज इट क्लियर नाउ?
तो ये इन्वेंशन जो हमें कहाँ मिली, फोर्थ जनरेशन में आके, दैट इज़ द मेजर इन्वेंशन ऑफ द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये मिला कि इसमें GUI इन्वेंट हो गया था, दैट इज़ द मेजर इन्वेंशन ऑफ दिस जनरेशन। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? ATMs मशीन में जैसे कि यूज़ हो रहे हैं ग्राफिकली, टैबलेट्स में यूज़ हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ठीक है, एवरीवेयर वी कैन यूज़ दिस वन नाउ अ डेज। गॉट इट ना? अच्छा, इसके बाद हमने बात करी, ये तो इसकी इन्वेंशंस हो गई, ठीक है। इसके कुछ कंप्यूटर्स के नाम है, एप्पल, मैकिंटॉश, इसके अलावा जो IBM, एंड्रॉयड और जावा, इस तरह के कुछ कंप्यूटर्स इन्वेंट हो गए फोर्थ जनरेशन में आके, ठीक है। अच्छा, अब कंपैरिजन लेते हुए फिफ्थ जनरेशन पे स्विच करते हैं। कंपैरिजन मुझे बताएंगे आप जल्दी से, पहली जनरेशन में और इसमें सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन बताइए, ये कब तक चली? लिमिटेड है इसका कोई टाइम ड्यूरेशन? टाइम ड्यूरेशन 71 से अब टिल नाउ आज भी मौजूद है, अभी तक चल रही है, कभी कुछ नहीं पता कब तक चलेगी। इज इट क्लियर ना? पहली चीज़ ये होगी अब टिल, ठीक है। दूसरी चीज़, इसकी मेजर टेक्नोलॉजी कौन सी थी? जैसे कि पहले, इससे पहले ICs यूज़ हो रही थी, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हो रहे थे। अब कौन सी मेजर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? माइक्रो प्रोसेसर। वेरी गुड आयशा, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है जी। अब माइक्रो प्रोसेसर तो यूज़ कर ली, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं भाई, इसमें हमें फ़ायदा क्या मिला फोर्थ जनरेशन पे आने पे? फास्टर हो गए, लेस एक्सपेंसिव हो गए, स्मॉलर हो गए, मोर रिलायबल हो गए। रिलायबल किसे कहते हैं? रिलायबल किसे कहते हैं? इन कंप्यूटर को रिलायबल क्यों कह रहे हैं हम? जिस पे भरोसा किया जा सके। अब भाई भरोसा किस सेंस में करना है? भरोसा इस सेंस में कि इसको हम टास्क जो दे रहे हैं ना, ये एक्यूरेट जवाब दे रहा है हमें, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये मोर रिलायबल हो गया था कंप्यूटर। इसमें जो स्टोरेज डिवाइसेज यूज़ हुई वो कौन सी थी? रैम रोम, फेवरेबल, वेरी गुड, रैम रोम, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं भाई, इसमें लैंग्वेज यूज हुई, मोर लैंग्वेजेस, एज ऑफ जिस पीछे हमने फॉर्टेन, कोबोल वगैरह यूज़ की थी, अब क्या हो गई? C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, C# लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारी लैंग्वेजेस हमने इसमें यूज़ कर ली कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। इज इट क्लियर ना? अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो हमने पीछे देखे थे वही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी यूज़ हुए, ठीक है। अच्छा, मेजर इन्वेंशन क्या थी इसकी? विच जनरेशन, जल्दी से बताएं मुझे। GUI, वेरी गुड रमेशा, फातिमा, वेरी गुड। सबसे ज़्यादा जो मेजर जनरेशन की फोर्थ जनरेशन कैन कंटेन द GUIs। फोर्थ जनरेशन में हमें GUI मिल गया था, हमें ग्राफिकली इंटरेक्शन शुरू हो गया था। इससे पहले तक जो कर रहे थे वो हम DOS के अकॉर्डिंगली कर रहे थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब उसके अंदर जो हम इंटरेक्शन हो रहा था कमांड लिख के, टेक्सचुअल कमांड के थ्रू होता था, उसमें ग्राफिक्स नहीं होती थी। गॉट इट ना? अच्छा, ये तो हमारी फोर्थ जनरेशन हो गई। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो भाई इसकी टाइम ड्यूरेशन आप मुझे बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, अभी है, काम हो रहा है इस पे, एंड बियॉन्ड चलेगी ये, एक लंबे अरसे तक चलेगी ये भी, इस पे वर्किंग हो रही है। अब इसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स ही नहीं हुआ अभी तक, ये पूरी इन्वेंट हुई है कि नहीं। AI इज़ अ वास्ट फील्ड। अच्छा, AI क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेज आर स्टिल बीइंग डेवलप, अभी तक डेवलप हो रही हैं, अभी तक डेवलप हो रही हैं। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर्स विल बी capable of self-learning, reasoning and generalization. These computers or controlled machine like robot will also be able to process human languages. The branches of AI includes, AI क्या चीज़ है? AI क्या चीज़ है? What stands for? What AI stands for? Robots? AI की full form, आयशा, AI की full form artificial intelligence, very good, very good. अच्छा, AI includes machine language, deep learning, natural language processing, robotics, expert system. अब ये जो फिफ्थ जनरेशन है ना भाई, that is a vast field. AI है क्या? AI बेसिकली एक लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लैंग्वेज है, ठीक है, कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, एक लैंग्वेज है जिसने कंप्यूटर्स को वर्चुअल कर दिया है, इसने कंप्यूटर को टोटली वर्चुअल कर दिया। वर्चुअल मीन्स दैट भाई ये जो आप रोबोटिक्स देख रहे हो, क्या आप तसव्वुर भी कर सकते थे भाई हमारी जैसी कोई डिवाइस होगी जो हमें कम्पीट कर रही होगी? हमारे सामने डिवाइस, एक मशीन खड़ी होगी, हमें कम्पीट कर रही होगी? सोच भी नहीं सकते थे हम इस बारे में। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई ऐसी एक AI ने एक ऐसी डिवाइसेस जनरेट कर दी हैं जो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन पे बेस करती हैं। ये सिर्फ लैंग्वेजेस हैं, कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ इन लैंग्वेजेस के बिहाफ पे वर्कआउट कर रही होती हैं, ठीक है। चैट GPT, वेरी गुड फातिमा, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, जैसे कि वो है हमारे अलेक्सा है, ठीक है। रोबोट से भाई ये कैसे वर्कआउट कर रहे हैं? आपकी सेंसिबिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, आपके ब्रेन सिग्नल्स को, न्यूरॉन्स को, ब्रेन न्यूरॉन्स को यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं,
ठीक है, और आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं एक कॉमन से एग्जांपल देता हूँ भाई। आप यूजुअली क्या करते हो, कभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो या किसी से बात कर रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो, यूजुअली कभी आप मोबाइल उठाओ, यूट्यूब ओपन करो या इंस्टाग्राम ओपन करो, तो उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन आई हुई होती है आपके पास। ऐसा है कि नहीं है? उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस चीज़ से रिलेटेड रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती हैं। गर्ल्स, आई यू एग्री विद दैट वन? क्योंकि आप ड्रामे तो बहुत देखते हैं, तो हम जो भी ड्रामा देखें भाई उसके अगले एपिसोड का रिकमेंडेशन आ जाता है, प्रोमो का रिकमेंडेशन आ जाता है। ऐसा है? सब एग्री करेंगे? ये हो कैसे रहा है? ये हो कैसे रहा है? ये एआई के बेस पे हो रहा है। वो आपकी नीड सीकिंग देखते हैं भाई, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, किस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो। तो आपके ब्रेन न्यूरॉन्स सिग्नल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, आपके इनपुट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, और आपके इनपुट्स की मदद से आपको आपकी नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचा देते हैं कि आप क्या देखना चाह रहे हो। इज इट क्लियर ना? तो एआई इज़ अ वास्ट फील्ड, इसके बारे में हम जितनी बात करें कम है। इस पर एक अलग से लेक्चर रखेंगे, उसमें एआई की टेक्नोलॉजीज डिवाइसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखेंगे बीच में कभी, तो उस पर एआई के बारे में बात करेंगे। भाई एआई बहुत वास्ट फील्ड है। इज इट क्लियर ना? अच्छा, अब इसकी जो कॉमन चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली। ये मुझे अभी किसी ने सोफिया का नाम लिया, आजिब सोफिया। भाई ये रोबोट है ना, इसका नाम सोफिया है, शी इज़ अ गर्ल, ठीक है। ये एक रोबोट है जो हमारे पास हांगकॉन्ग ने बनाया था 2016 में। 2016 ने हांगकॉन्ग में जनरेट किया था। ये इसको जेंडर प्रेफरेंस दी थी, ये गर्ल थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा था, सोफिया, ठीक है। अच्छा, अभी ये रोबोट जो है ना, ये दुनिया का वाहिद पहला रोबोट है जिसके पास किसी मुल्क की नेशनैलिटी आई है, किसी डिवाइस के पास किसी मुल्क की नेशनैलिटी आई है। जैसे कि हमारे पास नेशनैलिटी होती है, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। तो ये वो पहली डिवाइस थी जिसके पास किसी मुल्क की नेशनैलिटी थी। इसने सऊदी अरबिया की नेशनैलिटी ली हुई है, इस वक्त इसके पास सऊदी अरबिया की नेशनैलिटी है, सोफिया के पास। कैन यू इमेजिन कि कोई डिवाइस नेशनैलिटी ले रही है किसी मुल्क की? तो ये वो पहली डिवाइस थी। तो भाई एआई इतनी वास्ट है कि भाई ये बिल्कुल कम्पीट कर रही है ह्यूमंस को। आगे ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट्स ख़त्म होती जा रही है, सारे काम देख रहे हो आप रोबोट्स कर रहे हैं। हाउ कम? रेस्टोरेंट्स देख लो, बाहर चाइना वगैरह में सारे वो वेटर की जगह रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। हमारे बॉट्स आ गए, हमारे जो ऑफिस में काम होते थे वो बॉट्स कर रहे हैं। तो सारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही है, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट सारी ख़त्म हो रही है। कौन रिप्लेस कर रहा है? एआई। तो एआई भाई वही बता रहा हूँ आपको, जो बहुत वास्ट फील्ड है, जितनी बात करें कम है इसके बारे में, ठीक है। तो एआई के ऊपर एक अलग से लेक्चर रखे, उस पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आर यू ऑल एग्री विद मी? इज देयर एनी कन्फ्यूजन टिल येट? एआई में कोई कन्फ्यूजन है या 5th जनरेशन में कोई कन्फ्यूजन है अभी भी किसी को? थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस पर, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, कंपैरिजन जो हमने देखा, क्या देखा भाई, ये सबसे ज़्यादा अभी तक एफिशिएंट है क्योंकि अभी तक काम हो रहा है इस पर, अभी तक बनी नहीं है, ठीक है, स्टिल इस पर वर्किंग कर रहे हैं। और ये टोटल वर्चुअल है, इस पर कोई डिवाइस की नहीं, जैसे हमने इनपुट डिवाइस कोई नहीं है, आउटपुट डिवाइस कोई नहीं है, टोटल वर्चुअल है। अब वर्चुअल रियलिटी देखिए, हमने वर्चुअल गेमिंग करी है किसी ने? वर्चुअल गेमिंग करी है आप में से किसी ने? ये वो 3D ग्लासेस पहन के जो वर्चुअल रियलिटी देखते हैं भाई, हमें एक्चुअली फील कर रहे होते हैं कि वी आर एक्चुअली लाइक देयर। ऐसा है? तो भाई हम एक जगह बैठे बैठे दुनिया घूम लेते हैं, ऐसे ही है। हम उस 3D ग्लासेस के थ्रू, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू एक जगह बैठे बैठे दुनिया घूम लेते हैं। वी फील लाइक द वी आर एक्चुअली राइट देयर। हमें ऐसा लग रहा होता है हम एक्चुअली में वहाँ मौजूद हैं, वही गेट्स फीलिंग आ रही होती है। ऐसा है? तो भाई ये क्या है? वर्चुअल रियलिटी क्या है? कोई एग्जिस्टिंग डिवाइस नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। टोटल कंप्यूटर वर्चुअल हो रहे हैं एआई के थ्रू, एआई के थ्रू टोटल कंप्यूटर वर्चुअल हो रहे हैं। जैसे कि अभी मैं जो इस वक्त आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई डिवाइस नहीं है भाई, मैं अपनी वॉल पे देख रहा हूँ, मेरी वॉल पे आप लोग की कमेंट्स नज़र आ रहे हैं मेरी वॉल पे सामने। क्या है? एआई है, एआई है। लेज़र बाय यूजिंग द लेज़र आई कैन सी माई स्क्रीन एट द वॉल। मेरे सामने कोई मॉनिटर स्क्रीन नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई एआई इज़ अ ह्यूज इन द वास्ट फील्ड, जिसकी जितनी बात करें कम है, ठीक है भाई। अच्छा, आगे मूव करते हैं भाई। एआई तुम्हारा पूरा दिन ले जाएगा, इतनी इस पर बात होनी है। इंशाल्लाह एक लेक्चर रख लेंगे इसके अलग से, फिर बात कर लेंगे। ओके, अब ये जनरेशन का कंपैरिजन है, एक छोटा सा एक जनरेशन का कंपैरिजन है, इसके बारे में बात करते हैं। इस जनरेशन के कंपैरिजन के बाद हम इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असेसमेंट करेंगे भी, आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चनिंग करूँगा इससे रिलेटेड। इज इट क्लियर ना? ओके, जनरेशन कंपैरिजन। कितनी जनरेशन थी? कितनी जनरेशन थी टोटल? 5 जनरेशन थी। अच्छा, ये जो 5 जनरेशन है ये कौन से एरा में लाई करती हैं? जल्दी जल्दी मुझे क्विकली रिस्पॉन्स करेंगे सब। ये जो 5 जनरेशन है कौन से एरा में इन्वेंट हुई हैं? एरा का नाम क्या था? क्विक एरा का नाम क्या था? एरा का इलेक्ट्रॉनिक एरा। वेरी गुड आयशा, फातिमा। इलेक्ट्रॉनिक एरा। नो, नॉट ए सेकंड वन फातिमा, इट्स अ थर्ड वन।
थर्ड वन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एरा। अच्छा, इसको एज कौन सी एज से कॉल आउट करते थे हम, कौन सी एज से कॉल आउट करते थे, इसको कौन सी एज कहते थे, मॉडर्न एज, दैट्स वेरी गुड। ओके, 5 जनरेशन आई, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5, ठीक है। अच्छा, अगर हम ड्यूरेशन देखें तो ये चली ऑलमोस्ट 40 से 56 तक, 16 ईयर, ठीक है। सेकेंड वन 56 टिल 64, राइट। द थर्ड वन 64 टिल 71, फोर्थ वन इज 71 टिल 91, 81 यहाँ लिखा हुआ है, बट हम क्या बोलते हैं, इट्स अप टिल नाउ, आज भी मौजूद है, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, ये 81 को क्या बोल देंगे, प्रेजेंट, अप टिल प्रेजेंट, आज भी मौजूद है, ठीक है। द लास्ट वन इज 1971, इसमें भी थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, 1971 टिल बियॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आज भी इस पर वॉकिंग हो रही है, अभी तक इन्वेंट नहीं हुई है, इसका टाइम ड्यूरेशन हो गया। अच्छा, अब दूसरा कंपैरिजन में क्या देगा, इंटरनल कंपोनेंट। इंटरनल कंपोनेंट कौन से यूज हुए, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, तीसरी जनरेशन में आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड द फोर्थ वन इज माइक्रो प्रोसेसर, एंड द लास्ट वन इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गॉट इट ना। थर्ड वन, साइज ऑफ द कंप्यूटर। साइज ऑफ द कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वेरी ह्यूज इन साइज, पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे साइज में वेरी ह्यूज थे। उसके बाद स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, दूसरी जनरेशन कंप्यूटर, पहले जनरेशन से छोटे थे। तीसरी जनरेशन की बात करें तो मच स्मॉलर देन द प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस से और छोटे हो गए थे। उसके बाद बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर आ गए थे, फोर्थ जनरेशन में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप आ गई थी, माइक्रो कंप्यूटर्स आ गए थे। एंड द लास्ट जनरेशन इज टाइनी कंप्यूटर्स, जिसमें हम स्मार्ट वॉचेस, रोबोट्स, बॉट्स को यूज़ करते हैं जो कि वर्चुअल हैं। टाइनी इसलिए इसको कह रहे हैं कि हो सकता है नज़र भी ना आए नेकेड आई से, ठीक है, वर्चुअल हो जाए। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टोरेज डिवाइसेस। पहले में मैग्नेटिक टेप थी, फिर मैग्नेटिक टेप थी, फिर मैग्नेटिक टेप थी, अगर इसको मैग्नेटिक ड्रम भी बोले तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में जो मैग्नेटिक स्टोरेज की हमने बात नहीं की थी, तो मैं आपको बताते चलूँ, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, स्टोरेज डिवाइसेस एज अ स्टोरेज डिवाइस। फोर्थ जनरेशन में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क यूज़ होना शुरू हो गई थी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। आजकल भी आपके जो सिस्टम्स होते हैं, जो सीपीयू होते हैं, उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, एज यू ऑल नो, ठीक है। तो आजकल भी ये फोर्थ जनरेशन की इन्वेंशन थी, माइक्रो प्रोसेसर, उसमें हार्ड डिस्क यूज़ हो रही है। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क वाइंड अप हो चुकी है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में क्योंकि आगे कहीं डिस्कशन नहीं है फ्लॉपी डिस्क का, इसलिए मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। जैसे कि हमारे मेमोरी कार्ड्स होते हैं ना, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, यूएसबीज़ होती हैं, सीडीज़ होती हैं, इस तरह पहले एक स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी जो कि फोर्थ जनरेशन में थी, कुछ अरसे चली, फिर वाइंड अप हो गई। उसका नाम था फ्लॉपी डिस्क। क्या नाम था उसका, वो बिल्कुल फ्लॉपी की तरह होती थी, एक फ्लॉपी की तरह स्क्वायर बॉक्स होता था, उसकी तरह से होती थी। तो वो फ्लॉपी डिस्क जो थी हमारी फोर्थ जनरेशन की इन्वेंशन, ठीक है, तो वो एज अ स्टोरेज डिवाइस यूज़ हुआ करती थी डेटा स्टोर करने के लिए। पर अब वो वाइंड अप हो गई। द रीज़न इज़ व्हाट, कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ना बहुत वीक थी, वो कुछ 5 MB, मैक्सिमम 5 MB तक का डेटा स्टोर करती थी। आजकल अगर हम देखें तो भाई 5 MB की तो हमारी एक पिक्चर होती है, तो एक पिक्चर के लिए तो हम एक डिवाइस इंगेज नहीं करेंगे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो वो ओमिट हो गई है, आजकल यूज़ नहीं हो रही है वो डिवाइस, ठीक है। वो मेरे ख्याल से 90s में ओमिट हो गई, जिसके बाद CDs DVD आ गई थी अच्छी, उससे ज़्यादा कैपेसिटी रखने वाली डिवाइसेज आ गई थी। अच्छा, इसके बाद हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज। अब ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या क्या आ जाता है भाई, ऑप्टिकल स्टोरेज में ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें कि मैग्नेटिक स्टोरेज है, कार्ड्स हैं, USBs हैं, ठीक है, ये सारी डिवाइसेस आ जाती हैं वहाँ बस। पॉकेट साइज इसको कह सकते हैं, वेरी गुड, पॉकेट साइज स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस की बात हो गई, स्टोरेज डिवाइस का कंपैरिजन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपैरिजन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी, ठीक है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते थे, 0-1 वाली लैंग्वेज। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज, द थर्ड वन इज़ व्हाट, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। फिर मजीद हाई लेवल लैंग्वेज में C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेजेस आ गई थी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, जिसको AI कह रहे हैं, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं इन द लास्ट वन। इज इट क्लियर नाउ? एनी कन्फ्यूजन टिल हियर? एनी क्वेश्चन? भाई आशिर, हसन, मुझे बिल्कुल भी आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हैदर, किधर हैं आप लोग? ओके, हसन का आ गया, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अभी इसके कुछ फेमस कंप्यूटर्स के नाम हैं। लास्ट जो इसका कंपैरिजन है वो पहली जनरेशन में कुछ फेमस कंप्यूटर इन्वेंट हुए तो उसका नाम ये लिखा हुआ है भाई, यूनिवैक। इस तरह IBM मशीन्स इसमें इन्वेंट हो गई थी, इसमें भी कुछ IBM के मॉडल्स इन्वेंट हुए थे, फिर इसमें भी IBM के कुछ मॉडल्स, इसमें पेंटियम्स आ गए थे, लैपटॉप्स आ गए थे। तो ये कंपैरिजन टेबल है। अच्छा, ये कंपैरिजन टेबल है, इसको जनरेशन टेबल भी कहा जाता है। दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट वन फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब इससे देखो, इससे फ़ायदा क्या होगा। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना इस जनरेशन टेबल का, वो ये है कि अगर आपसे 5 जनरेशन के बारे में इंडिविजुअली भी पूछ लें तो आपने सिर्फ ये टेबल याद करना है, आपका काम हो जाएगा। हाउ कम? ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी बताता चलूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाउ कम कि भाई फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि भाई डिफाइन द सेकंड जनरेशन,
ठीक है। तो आप भाई सेकंड जनरेशन आपने टेबल तो याद किया हुआ है, तो सेकंड जनरेशन के जो ये 5 पॉइंट है ना, इसको सेंटेंस में बना के आप लिख देंगे। इतने तो माशाल्लाह इंटेलिजेंट है सब कि भाई द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड जनरेशन इज 1956 टिल 1964। ठीक है। द मेजर टेक्नोलॉजी ऑफ द सेकंड जनरेशन इज ट्रांजिस्टर्स। पॉइंट में करके सेंटेंस में करके लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपको ये कीवर्ड्स याद होंगे। अगर आपको ये कीवर्ड्स याद होंगे तो आपने बजाय इसके कि एक एक जनरेशन को कंप्लीट वे में जाके डेप्थ में जाके याद करें, आप क्या करें, सिर्फ जनरेशन टेबल प्रॉपर वे में याद कर लें। ठीक है। भाई ये छोटी सी ये करेक्शंस के साथ तो क्या होगा, आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपको पूरी जनरेशन्स याद नहीं करनी पड़ेंगी और इससे आपका काम हो जाएगा। अगर आपको बोलते हैं वो जनरेशन टेबल बनाएं, जनरेशन टेबल बना दें आप। अगर आपसे बोलते हैं कि भाई किसी 2 जनरेशन के बीच में कंपैरिजन कर दें, आपको टेबल याद है। यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा बुक में नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये दिया है नोट्स में, इसमें फातिमा। ठीक है। तो उसमें कंपैरिजन अलग से नहीं उन्होंने बना के दिया हुआ, मैंने ये कंपैरिजन टेबल बनाया है इसलिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों से थोड़ी सी मदद हो जाए और सारी जनरेशन एक सामने एक साथ आ जाए तो आपको आसानी हो जाएगी। ओके आयशा, इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा बेटा, वर्ड टू वर्ड याद करना, देखो दैट इज़ वर्ड, फिर फ़ायदा नहीं हमारे लेक्चर का लेने का भी। अगर आपने वर्ड टू वर्ड याद करना है और रट्टा मारना है बुक से देख के, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि समझने का कोई फ़ायदा हो रहा है हमारा। फिर वहीं से याद कर लें और फिर उसी को पेपर में लिख के आ जाएं, फिर समझ नहीं आई बात। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम यहाँ खड़े हुए हैं ना, हम जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे अभी आपने मुझे टाइमली कंपैरिजन बताया, मैं आपसे एक जनरेशन से हट के दूसरी पे आया, फॉर मैंने पीछे का पूछा, आपको याद था, क्या फ़ायदा हुआ? इससे याद ही नहीं करना पड़ेगा वर्ड टू वर्ड। ठीक है। वर्ड टू वर्ड, क्योंकि भाई देखो मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं लिया, द रिक्वायरमेंट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ व्हाट, उन्होंने हमें एक कोर्स आउटलाइन दे दी और एक रेफरेंस बुक दे दी, दैट्स इट। कंटेंट आपका होना चाहिए। कंटेंट आप जितना एफिशिएंट कंटेंट बनाओगे, अपनी वर्डिंग में अच्छा कंटेंट बनाओगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं नहीं कह रहा भाई बुक का वर्ड टू वर्ड लिख के आ जाओ, रट के लिख के आ जाओ, भाई वो तो पूरा सिंध लिख रहा है बैठ के, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है ना, पूरे सिंध का एक ही एग्जाम होना है, वो पूरा सिंध एक ही चीज़ बुक की वर्ड टू वर्ड लिख रहा है, तो भाई क्या मार्क्स मिलेंगे आपको उस पर? भाई सब ने जो लिखा है वही ने लिखा, क्या मैं इसको, भाई एफर्ट की है, एफर्ट नज़र आनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एफर्ट नज़र आनी चाहिए, अपनी वर्डिंग क्रिएट करो। ठीक है। अपने कंपैरेटिवली अपने पॉइंट्स बना के लिखो खुद से, उसका फ़ायदा। ठीक है। देखो जैसे कि इसमें और वो एफिशिएंसी वाले पॉइंट नहीं है, यू कैन ऐड दोस पॉइंट। सेकंड जनरेशन में मोर एफिशिएंट होगा, मोर चीपर होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा। इज इट क्लियर नाउ? तो भाई समझने का एटलीस्ट ये तो फ़ायदा हो। हसन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। टाइम कम है, मैं लेक्चर यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ, बट इससे थोड़ी सी इवैल्यूएशन करते हुए, ठीक है, क्लास वाइंड अप करते हैं। इवैल्यूएशन मतलब थोड़े से MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने इससे इन्वेंट किए थे। मैं लेक्चर में आगे भी बनाया हुआ था, टाइम छोटा रह गया, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो मैं पहले उस पर स्विच करूँ डायरेक्टली, जो हमने पूछना है। ये नेक्स्ट स्लाइड्स हैं, इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मैं डायरेक्टली वहाँ जा रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने कुछ आपसे डिस्कस करने। ओके, द फर्स्ट वन पहले समझ लीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है। आई विल कॉल योर नेम इफ़ यू गिव द राइट आंसर। द वर्ड, मैं यहाँ आ जाता हूँ, आई गेस यू कैन सी द बोर्ड क्लियरली। द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इज व्हाट? ऑप्शन डी इज काउंटर, अयान, सॉरी फातिमा, अयान सी इज कंप्यूट। ओके, एनीवन एल्स? सबका जवाब चाहिए बेटा, मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए था कि मुझे पता चला आपको कितना समझ आ रहा है, आपको खुद पता चला आपको कितना समझ आ रहा है। सुनैना सी, ओके, माज, ओके, ओके, आयशा सी, ओके, मेजॉरिटी कह रही है भाई सी। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो लेक्चर्स लिया है उसके कंपैरेटिव आप कितने एक्यूरेट आंसर्स दे सकते हैं, राइट। तो आपका मेजॉरिटी का आंसर्स क्या? सी। चेक कर लेते हैं भाई। Okay, the right answer, highlighter is going to be removed. The right answer is option C. That's very good.
The right answer is option C. Option C, that is compute. Compute is the right answer. That's very good. इसका मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है, बेहतरीन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Number 2, abacus is the example of dash device. Abacus is the example of dash device. Abacus कौन से एरा में बना? डैश एरा होना चाहिए था, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, ये डिवाइस नहीं एरा होगा. ठीक है, अच्छा, विच एरा? मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक एरा? विच वन? ए. All you all are going to be agree with A. That's very good. A. The second option is A. That is the mechanical one. Is that clear? Is that clear to everyone? Mechanical one. That's very good. Number 3. Dash invented first mechanical calculating machine. किसने सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंट की थी? Yes. Is the Babbage one, or the Pascal, Napier या जैक्वार्ड? सवाल दोबारा से सुनेंगे, सब दोबारा से सुनेंगे. डैश इन्वेंटेड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन. एनालिटिकल डिफरेंस इंजन की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? कैलकुलेटिंग मशीन. पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन किसने इन्वेंट की थी? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन किसने इन्वेंट की थी? नहीं, आई एम नॉट गेटिंग द राइट आंसर टिल येट. अभी तक मुझे किसी का भी जवाब सही नहीं मिला. थोड़ा सा और सोचें. Okay, let's see. It's the Pascal. Pascal. Go and take a review. जल्दी से पीछे जाएं, देखें Pascal वाली जो कंप्यूटर था. D. Romasa, very good. Asher, very good. That's very good. Okay, the next one. The duration of the first generation of the computer is from? Quickly. The duration of the first generation. Option C, option D. Okay. It's C. Okay, that's very good. Romasa, Fatma, Asher, that's very good. Option C. Okay. It's 1948 and 1956. That's very good. Okay, the next one. Okay, the device that characterized the second generation computers was. Second generation में कौन सी मेजर डिवाइस यूज हुई थी? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज और वीएल्स. ए इज वैक्यूम ट्यूब. सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी. इज बी हसन ट्रांजिस्टर्स, आयशा ट्रांजिस्टर्स, सुनैना ट्रांजिस्टर्स, फातिमा, अयान. ओके, यू कैन चेक इट. इट्स ट्रांजिस्टर्स. दैट्स वेरी गुड. ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन की जो मेजर टेक्नोलॉजी थी दैट इज ट्रांजिस्टर्स. ओके, दैट्स वेरी गुड. ओके, मैंने देख लिया भाई, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग. इसका मतलब है भाई समझ आ रही हैं चीज़ें और फोकस आपका है. ठीक है, एवोल्यूशन से हमें पता चल जाता है. अब हम लेक्चर को इंशाल्लाह अगली क्लास में नेक्स्ट मंडे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे और फिर वहाँ से ऐसे ही मैं एक एवोल्यूशन क्विज बनाकर लाऊंगा आपके साथ और फिर टाइमली मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए होगा. ठीक है, तो एक क्विक रिव्यू लेकर आना है सबने पीछे पिछला नेक्स्ट क्लास में, ताकि हमें पिछली वाली क्लास पर टाइम ज़ाया ना करना पड़े, हम डायरेक्टली स्विच कर जाएँ. गॉट इट नाउ? इज देयर एनी कन्फ्यूजन टू एनी वन? एनी क्वेश्चन? सो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. नो. Ashir, Mohammad Ayan, Hassan, is everything okay? Maz? Okay, that's very good. ठीक है, so take care of yourself till the next class. Take care. Allah Hafiz.